हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्यूपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सी वीडियोस कौन से टॉपिक्स अब तक कवर कर चुकी हूँ तो लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन। सो बेसिकली हम लोग अभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहे थे पिछली अपनी कुछ वीडियोस में, जहां पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन एक मेजर लिया गया, वो हमने कवर किया अपनी लास्ट वीडियो में। और आज हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ, प्राइवेटाइजेशन वर्ड का मतलब ही प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ प्राइवेट करना। प्राइवेट करना मतलब पब्लिक सेक्टर, यानी जो कंपनीज, जो अंडरटेकिंग, जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ओन कर रही है उसको गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे देना। ट्रांसफर ऑफ पावर हो या ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस हो, ट्रांसफरिंग द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट ओन कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, so that private sector can take care of those companies. So यहाँ पर ये डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ फंक्शन, एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी फंक्शन का ट्रांसफर, किसी भी एक्टिविटी का ट्रांसफर या ओवरऑल किसी भी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफर फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो लिबरलाइजेशन होने पे क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन कैसे हुई थी। 17 कंपनीज जो पब्लिकली ओन्ड थी या जो गवर्नमेंट ओन करती थी, पब्लिकली ओन्ड मतलब पब्लिक सेक्टर के थ्रू ओन थी, नॉट दैट द पब्लिक विच वी टॉक अबाउट। यहाँ पे लिटरल सेंस नहीं है, पब्लिक की जब बात करेंगे हम तो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनीज। तो जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज थी 17 थी, सिर्फ 3 रह गई थी पब्लिक ओन कंपनीज और बाकी की जो 14 थी उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। और ये 3 भी कौन सी थी जो गवर्नमेंट के पास रह गई थी, ये 3 वो थी जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव जो सेक्टर थे वो हमारी पब्लिक सेक्टर के पास रह गए थे। फिर चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट वाला सेक्टर हो, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी हो या रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, ये 3 इंडस्ट्रीज हमारी पब्लिक सेक्टर के पास रह गई थी। बाकी की बाकी ये आपके प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ पे हम बात करेंगे, एरोस को फॉलो करते रहना है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आए। ऑब्जेक्टिव में आपको 2 एरो दिख रहे हैं। पहली बात करेंगे इम्प्रूविंग गवर्नमेंट फाइनेंशियल पोजिशन। अब क्या हुआ, सरकार 1991 में, जैसे कि हमें पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस थे और इकोनॉमी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में थी, तो जो गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। हमने देखा कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट था 1991 में, दैट वाज अराउंड 7.5%, विच इज़ ह्यूज। या फिर गवर्नमेंट का आप बाकी चीज़ें देखेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग थी अराउंड 3%, या फिर जो भी और प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन था, नेशनल इनकम ग्रो नहीं हो रही थी। तो गवर्नमेंट की ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो जो कंपनीज आप ओन कर रहे हैं आप उनको भी इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है, आपके पास फंड्स की कमी है। तो क्या हो रहा था कि फाइनेंशियल सेक्टर, यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे इंप्रूव हुई गवर्नमेंट की, रेजिंग फंड फ्रॉम सेल ऑफ एंटरप्राइज और असेट। क्या किया प्राइवेटाइजेशन करके, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, सरकार बहुत नुकसान में है, तो सरकार को पैसे चाहिए, सरकार के पास पैसे की कमी है। तो अब सरकार पैसे कैसे लाएगी, वो जो कंपनी ओन करती है वो उसकी कोई असेट या वो पूरी की पूरी कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, और जब वो बेचेगी तो प्राइवेट सेक्टर उससे कुछ पैसे देगा और उससे उनके फंड्स आएंगे। तो फंड कैसे आएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, फंड आएंगे बेचने से तो फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी। तो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन के पीछे, टू इम्प्रूव गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू रेजिंग फंड फ्रॉम सेल ऑफ एंटरप्राइज और असेट। या फिर फाइनेंशियल पोजीशन और कैसे इंप्रूव हो सकती थी, बाय मेकिंग एंटरप्राइज रेज इंटरनल रिसोर्सेज एंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से, या बेसिकली जो अपनी कंपनी है वो आपने लिस्ट कर दी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में लिस्ट कर दी, तो वहाँ से आप अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बेच रहे हो और उससे आप कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर रहे हो या इंटरनल रिसोर्सेज से फंड रेज कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन इंप्रूव हो रही है। तो ये था एक ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करना। कैसे, दो वेज में। अब जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो था इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। अब ना गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिकली ओन्ड कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो
एक एम ये भी था कि जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, जब नाम इतना खराब है पब्लिकली ओन्ड कंपनीज का, तो क्यों ना इसे प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे या फिर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे, ग्रेट रिस्पॉन्सिवनेस होगी, कंज्यूमर की अगर कोई डिमांड है तो फटाफट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी का एम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है, when you will satisfy the demand of your consumers then you will maximize the profit। so ये सारे फैक्टर्स होंगे तो जो एंटरप्राइज है उसकी परफॉर्मेंस होगी इम्प्रूव। ये एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कंपनी की या अपनी एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस नहीं इम्प्रूव कर पा रही थी, तो उन्होंने सोचा प्राइवेटाइज करते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन मेजर की, कि ऑब्जेक्टिव तो ये था, प्राइवेटाइजेशन हुई, पर प्राइवेटाइजेशन हुई कैसे। सी ऑब्जेक्टिव अच्छा है, हमने देख लिया, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, दैट इज फाइन, बट कैसे करोगे। तो दो तरीके थे, एक था डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेल ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी होल्डिंग हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट इन्वेस्टर। बेसिकली आप कोई सेल कर देते हो किसी पार्ट का ऑफ इक्विटी होल्डिंग, जितनी आपकी होल्डिंग है, जितनी आपकी जो कंपनी है उसके कुछ शेयर्स आप बेच देते हो, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो आप डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हो। आप, सरकार किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करती है, उस चीज को खरीद के, ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट कैसे कर रही है, उस चीज जो वो सरकार ऑलरेडी कंपनी ओन कर रही है उसका कुछ पार्ट बेच के। आपने खरीदा किसी कंपनी को, आपने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आपने अपनी पहले से एस्टैब्लिश कंपनी का कुछ पार्ट बेचा, आपने डिसइन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन करने का, कैसे डिसइन्वेस्ट कर दो, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी सी बेच दो। कैसे हो सकती है, इसके भी डिसइन्वेस्टमेंट पे पूरा का पूरा एक टॉपिक कवर हो सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है डिसइन्वेस्टमेंट टॉपिक को डिटेल में समझने की, मैं तो ही इस पे वीडियो बनाऊंगी। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रही इस पे आपको अगली बार कोई वीडियो मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस यू वांट अ वीडियो ऑन इट, बिकॉज डिसइन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो आपके सिलेबस के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट रखते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, बट डिसइन्वेस्टमेंट भी कैसे होती है, माइनॉरिटी सेल होती है या फिर स्ट्रैटेजिक सेल होती है, क्या तरीके होते हैं, ये सारे के सारे एक वीडियो में कवर हो सकते हैं, बट आपके बुक में इतना नहीं है इसको कवर्ड, इसीलिए मैंने इस पे बहुत डिटेल में नहीं लिखा है यहाँ पे। चाहिए वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। देन आपका दूसरा तरीका जो है प्राइवेटाइजेशन मेजर का, वो है पॉलिसी फॉर महारत्ना एंड नवरत्ना। महारत्ना नवरत्ना क्या हुआ यहाँ पे आपका, सो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती थी, अपनी कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं या जो सरकार को पता है कि इनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या हुई, कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब बाकी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में इन कुछ कंपनीज के पास एडवांटेज है कि अगर इन्हें हेल्प किया जाए, अगर इन्हें थोड़ा प्रायोरिटाइज किया जाए, तो ये आपको मार्केट में बूस्ट देंगी और ये ग्रोथ लाएंगी। तो ऐसी कुछ कंपनीज को कैटेगराइज किया गया, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना। मिनी रत्ना मतलब आपने मिनी रत्ना छोटा है तो मिनी रत्ना, देन थोड़ा ऊपर जाएंगे नवरत्ना और उससे ऊपर जाएंगे सबसे ज्यादा महारत्ना। क्या हो रहा था, अब ये कंपनीज को कैसे कैटेगराइज किया जा रहा था कि ये कंपनीज कितना अर्न कर रही हैं, कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, कितना ये इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिस पे डिसाइड किया जाता था कि एक कंपनी या तो मिनी रत्ना हो सकती है, नवरत्ना हो सकती है, महारत्ना हो सकती है। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, हम लोअर टू हायर हायरार्की मूव करें तो जो आपकी सबसे कम कंडीशंस होती थी वो थी मिनी रत्ना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रैंडमली कुछ ले लो कि 100 मिनी रत्ना, देन मतलब वैल्यू रख लो कि छोटी है मिनी रत्ना तो मिनी रत्ना को इतने प्रॉफिट नहीं चाहिए। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डिवाइडेड थी कि मिनी रत्ना के अगर इतने भी प्रॉफिट हैं, पिछले 3 साल में लगातार इसने प्रॉफिट कमाए हैं और इतने लेवल का इसने अर्न किया है, तो ठीक है इसको मिनी रत्ना बोल दो। उससे ऊपर आते हैं नवरत्ना पे। अब नवरत्ना के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी थी कि एक कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 तो होना ही चाहिए, उसके अलावा इतने प्रॉफिट होने चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए, तो उससे थोड़ी ऊपर थी नवरत्ना। एंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी, प्रायोरिटाइज थी, वो थी महारत्ना। महारत्ना में क्या हो गया, महारत्ना ऑलरेडी नवरत्ना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि नवरत्ना तो होनी ही चाहिए। नवरत्ना के बाद उसके बहुत प्रॉफिट होने चाहिए या लगातार इतना इनकम होनी चाहिए, जो भी है कंडीशंस थी, बहुत सारी थी
यहाँ पे इसीलिए मैंने वो टॉपिक भी डिटेल में नहीं किया, क्योंकि डेफिनेटली इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, लेकिन आपके क्लास में इतना, आपके जो बुक्स हैं उसमें इतना कवर्ड नहीं है इस बारे में, उसमें इतना भी नहीं था। बट मैं क्योंकि ये समझाना है इसलिए बताना पड़ता है। जैसे आपकी महारत्ना इस वक्त करंटली आपकी बुक में अभी अपडेटेड नहीं है, आपकी बुक में महारत्ना 7 बताई है और नवरत्ना 17 बताई है, बट एक नवरत्ना अभी महारत्ना बन चुकी है। तो 8 महारत्ना कंपनीज हैं, 16 नवरत्ना कंपनीज हैं, 75 मिनी रत्नाज हैं। सो एक मिनी रत्ना ही आगे जाके नवरत्ना बन सकती है और एक नवरत्ना ही आगे जाके महारत्ना बन सकती है। ये हायरार्की जो आपका फॉलो हो रहा है लोअर लेवल से हायर लेवल तक आने के लिए। लेकिन अभी भी, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये सुना था, पढ़ा था, जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी, मुझे भी इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था, ये कॉम्प्लिकेटेड था। तो अगर आप इसको भूलना चाहें और अगर आप इसे नहीं समझना चाहते, डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको लगता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, विच इज वैलिड, कंफ्यूज होना बनता है, तो आपको कितना याद रखना है, प्राइवेटाइजेशन मेजर गवर्नमेंट ने कैसे किए, प्राइवेटाइजेशन कैसे लाई सरकार। तो प्राइवेटाइजेशन लाई, पहला तरीका, उसने अपने हिस्से की कंपनी का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। ये समझा, ठीक है। अब सरकार की जब इतनी सारी कंपनीज हैं, उनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हैं, सरकार को पता है, जो कंपैरेटिवली ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं, बहुत ज़्यादा सोशल वेलबींग पे फोकस कर सकती है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकती हैं कंपेयर टू द अदर कंपनीज। तो उन कंपनीज में भी जो कंपैरेटिव एडवांटेज रखती हैं, उनमें भी अगर आप सिर्फ उन पे फोकस करें तो उनमें भी कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा कम प्रॉफिट करती हैं, जो थोड़ा ज़्यादा करती हैं और जो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो उसमें भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया और नाम दे दिया मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। महा मतलब सबसे ज़्यादा, महा आप समझ पा रहे हैं, महारत्ना मतलब कि महा प्रॉफिट, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर दे दिया सरकार ने, कंपनीज को इन कैटेगराइज में डाल दिया कि महारत्ना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है और ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ देती है। इनसे थोड़ी कम देती है नवरत्ना और इनसे और कम देती है मिनी रत्ना, लेकिन फिर भी ये सारी मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट देती हैं। तो इनको अगर आप थोड़ी एडवांटेज दोगे तो ये आगे जाके बूस्ट देंगी। इनको आप थोड़ा प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर सकते हो। तो अब आपने प्राइवेटाइजेशन मेजर ऐसे लिए, कंपनीज को कैटेगराइज कर दिया। तो ये आपने इंपॉर्टेंट, जब इतनी कंपनीज है तो आपने उसमें भी कैटेगरी बना के उनको इंपॉर्टेंस दे दी। ये था आपका प्राइवेटाइजेशन मेजर। उसके बाद अब ना बात होती है, डेफिनेटली जब आप कोई न्यू मेजर लेते हैं तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट भी बातें होती हैं, उसके फेवर में भी बातें होती है। तो प्राइवेटाइजेशन में भी ऐसा था, आर्ग्यूमेंट्स उसके फेवर में भी थी, आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट भी थी। तो अब हम दोनों समझेंगे। फेवर में क्या थी, जब भी कोई कंपनी प्राइवेटाइज होती है, अब यहाँ हम एक केस लेके चलेंगे, आप जाओ अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में, अभी इमेजिन कर लो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी एक सरकारी कंपनी है जो अब प्राइवेट होने वाली है और जिसको प्राइवेट कंपनी खरीद रही है, और अब ये सरकारी कंपनी प्राइवेट बनने वाली है। सोच लिया, ये केस ले लिया अपने दिमाग में। अब जैसे ही आपने ये केस लिया, अब आप सोचो फायदे क्या होंगे। ये जो सरकारी कंपनी थी, अब ये जो प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, अब क्या फायदे लाएगी। तो ये फायदे की हम बात करेंगे। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी हो जाएगी क्यों, सरकारी कंपनी में क्या होता है, लेड बैक एटीट्यूड है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, पता है स्टेबिलिटी इन इनकम है, जॉब तो कहीं जानी नहीं, चलो करते रहो, तो इतना प्रोडक्टिविटी नहीं होती, एफिशिएंसी नहीं होती। बट जब आप प्राइवेट करते हो, प्राइवेट का एम यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप प्रॉफिट दोगे तो आपको इनकम मिलेगी, आपके पास इंसेंटिव होते हैं टू परफॉर्म, और जब इंसेंटिव होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेफिनेटली प्रॉफिट मोटिव होता है, तो पहले जहाँ प्रॉफिट नहीं आ रहे थे, नुकसान हो रहे थे, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो बजटरी डेफिसिट थे, सरकार के बजटरी डेफिसिट थे, क्यों इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि सरकार को जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, सरकार की जो कंपनी जो लॉस बना रही थी, वो लॉस भी सरकार को खुद पैसे देके कवर करने पड़ते थे। तो सरकार का बजटरी जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा था। डेफिसिट क्या हुआ आपका, सरकार का बजटरी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो जब आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जा रहा है तो आपका बजटरी डेफिसिट भी इंक्रीज हो रहा था। तो बजटरी डेफिसिट आपका इंक्रीज हो रहा है, और बजटरी डेफिसिट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी की वजह से, तो जब वो प्राइवेट हाथ में जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर जब प्रॉफिट मोटिव पे काम करेगा, तो आपको फिर और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार को और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनको एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा और लॉस कवर करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात प्राइवेटाइज होते ही वो लॉस बनाएगी नहीं उतना।
और जो लॉस होगा वो प्राइवेट कंपनी अपने आप कवर कर लेगी, सरकार की टेंशन नहीं रहेगी, तो सरकार का बजट डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पे ये है। फिर रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट। सिक यूनिट कौन सी होती है? जिनका लॉस ज्यादा होता है, अपना जो वर्थ होती है उन कंपनीज की उससे भी ज्यादा वो नुकसान करके बैठे होते हैं, तो उनका रिवाइवल होगा। जब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएंगी तो प्राइवेट सेक्टर तो कंपेटिटिव मोड में, प्रॉफिट मेकिंग मोड में उनका रिवाइवल करेगा। उसके बाद यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। डेफिनेटली सरकारी कंपनी में कोई मॉडर्न टेक्निक तो आपको दिखेंगी नहीं, पर जब वो प्राइवेटाइज होगी तो वहां पे मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगी। देन इंट्रोड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही सरकारी कंपनी में कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। सुबह आओ, अपना काम करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई परफॉर्मेंस गोल नहीं है आपके, कोई आपके पास इंसेंटिव नहीं है कि अगर आप इतना काम करोगे तो आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, आपको बोनस इतना आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है, पता है आओगे काम जितना भी करोगे पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस इतनी नहीं आती, लेकिन प्राइवेट आते ही, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आते ही अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, क्योंकि अब जो आप काम करेंगे उसके जिम्मेदार, उसकी जवाबदारी आपके हाथ में होगी। अच्छा करेंगे तो आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपको बोनस मिलेंगे, नहीं अच्छा करेंगे तो आपको निकाल भी दिया जाएगा। तो डेफिनेटली आप प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबल भी होंगे। तो ये यहाँ की आर्ग्यूमेंट्स थी फेवर में, पर सारे फायदे नहीं थे, कुछ अगेंस्ट में भी आर्ग्यूमेंट्स थी। अगेंस्ट में क्या कहते हैं, एनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोली पावर इन हैंड्स ऑफ बिग बिजनेस। क्या होगा, प्राइवेटाइज होते ही कोई कंपनी प्राइवेटाइज हुई तो उनकी मोनोपोली आ जाएगी। जो बिग बिजनेस हाउसेस है ना, जो सबसे ज्यादा बिग बिजनेस हाउसेस कौन से हुए, जो ज्यादा पैसा कमा के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा भी ज्यादा है, तो इनके पास इतना पैसा भी है कि ये सरकारी कंपनी खरीद सकते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन होती है, जब सरकार अपने शेयर बेचती है या अपनी कंपनी बेचती है, किसी को डिसइन्वेस्टमेंट करती है, तो सामने वाली पार्टी इतना पैसे वाली भी तो होनी चाहिए कि वो खरीदे उस कंपनी को। और पैसे वाली पार्टी कौन सी है, बिग बिजनेस हाउसेस। तो मोस्टली बिग बिजनेस हाउसेस खरीदेंगे सरकारी कंपनियां। कौन खरीदेगा, बिग बिजनेस हाउस। तो जब सारे बिग बिजनेस हाउस सरकारी कंपनियां खरीदते जाएंगे तो मोनोपोली हो जाएगी उनके हाथ में, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है तो वही खरीदे जा रहे हैं सारी सरकारी कंपनी, तो उनके हाथ में एक मोनोपोली आती जा रही है। मोनोपोली मतलब पावर की, हमारा ही रोल है, हमारा ही राज चलेगा। तो वो एक डेंजरस साइन है, विच इज नॉट वेरी गुड। तो ये एक अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट है। देन ग्रेटर इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि अगर बिग बिजनेस हाउसेस सारी कंपनीज खरीद लेंगे तो डेफिनेटली उन लोगों की इनकम बढ़ती जाएगी, वेल्थ बढ़ती जाएगी। बेसिकली यहाँ पे वो लाइन आती है, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। सो क्या हो रहा है, बिग बिजनेस हाउसेस आर ऑलरेडी रिच, सो दे आर गेटिंग इंक्रीज इन इनकम एंड दे वेल्थ इज इंक्रीजिंग। बट एट द सेम टाइम जो स्मॉल बिजनेस हाउसेस हैं और जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो इतना नहीं कर पा रही, तो उनकी इनकम और उनका वेल्थ कंपैरेटिवली लो है। तो क्या हो रहा है, एक इनइक्वालिटी आ रही है कि क्योंकि उन लोगों की बिग बिजनेस हाउस की बढ़े जा रही है और यहाँ स्मॉल सेक्टर की उतनी है या थोड़ी कम हो रही है, तो जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जो इनइक्वालिटी का गैप है ये बढ़ रहा है। तो वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ रही है। फिर एक और आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट आती है, जो कि बहुत सिंपल है समझना, प्राइवेट इंडस्ट्री का मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। जब आप सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाते हैं या उनके हाथ में देते हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देते हैं, तो उनका गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो जो सोशल वेलबींग का एम था ना सरकारी कंपनी का, वो कहीं खो जाता है, क्योंकि सोशल वेलफेयर का प्राइवेट कंपनी तो नहीं सोचती कि सोशल वेलफेयर करेंगे, उनको मतलब होता है कि उनका प्रॉफिट आना चाहिए। तो ये एक ड्रॉबैक है कि सोशल वेलबींग का फिर कौन सोचेगा। अगर सरकारी कंपनियां प्राइवेट बन जाएंगी और प्रॉफिट मोटिव लगाने लगेंगे सब, तो वेलबींग का क्या होगा, पुअर लोगों के बारे में या जो भी प्रॉब्लम जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा। देन प्राइवेट कंपनी की एक और प्रॉब्लम है, अगर आप सारी कंपनियां प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती लंबे टाइम वाले प्रोजेक्ट में। बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स में अगर प्राइवेट कंपनी को पता है कि एक प्रोजेक्ट है उनके हाथ में, जैसे वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट हो गया या एजुकेशन टू पुअर पीपल हो गया, ये एक तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को पहले ही दिख गया कि यार ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत टाइम खाएगा और इसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं आएगी। तो प्राइवेट इंडस्ट्री कैसे सोच रही है, अभी प्राइवेट सेक्टर कैसे सोच रहा है, अब एक पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, आपने वो सरकारी कंपनी प्राइवेट को बेच दी, अब वो प्राइवेट हो गई, तो प्राइवेट कंपनी के हाथ में एक प्रोजेक्ट उसे दिखा और वो दिखा कि वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है या पुअर लोगों को एजुकेशन देनी है, उसका कोई प्रोजेक्ट है।
तो प्राइवेट कंपनी ने अपना दिमाग लगाया, प्राइवेट कंपनी ने कहा कि मेरा पहला मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो अब ये वाला प्रोजेक्ट मेरे सामने है, ये प्रोजेक्ट टाइम तो ज़्यादा लेगा और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है नहीं, तो मैं नहीं करता है प्रोजेक्ट। अगर उसने मना कर दिया प्रोजेक्ट करने से, तो भाई एजुकेशन ऑफ पुअर या फिर वाटर सप्लाई, ये प्रोजेक्ट्स करेगा कौन? क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द सरकारी कंपनी तो प्राइवेट बनाए जा रहे हैं और सारी प्राइवेट कंपनी मुकर रही है क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, और ये वाले प्रोजेक्ट उन्हें प्रॉफिट नहीं दे रहे क्योंकि ये वाले प्रोजेक्ट सोशल वेलबींग का प्रोजेक्ट है और उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग है। तो इससे क्या हो रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, तो जो आपका इनइक्वालिटी है ना, ये एक तरह कहीं बढ़ती जाती है। तो ये एक तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है प्राइवेट कंपनी के साथ। एंड देन प्राइवेट इंडस्ट्री जो है आपकी, वो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो रिस्की प्रोजेक्ट से थोड़ा दूर रहती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट से मतलब है। रिस्की प्रोजेक्ट मतलब प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी, कि आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा। वो मेक श्योर करती है कि वो वाले प्रोजेक्ट्स पकड़े जिनमें अनसर्टेनिटी कम हो, जिनमें पता हो प्रॉफिट अच्छा आना है। तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या, जो थोड़े रिस्की हैं, जहां प्रॉफिट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, बट जो सोशल वेलबींग पे फोकस करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स का कौन देखेगा? तो ये प्राइवेट कंपनीज के साथ इशू है। यानी सारे ही पॉइंट्स उसके फेवर में नहीं है, पॉइंट्स उसके अगेंस्ट में भी हैं। तो प्राइवेटाइजेशन, इसी के साथ हमारा टॉपिक ये पूरा यहाँ खत्म होता है। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहूंगी, डिसइन्वेस्टमेंट और पॉलिसी फॉर महारत्ना एंड नवरत्ना, यानी इन शॉर्ट प्राइवेटाइजेशन मेजर्स। अगर आपको ये डिटेल में समझने हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आपके पास मेरा नंबर है, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और ये टॉपिक मुझसे डिटेल में समझ सकते हैं। बिकॉज आई नो कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, जब कोई इंसान पहली बार इस बारे में सुनता है तो उसके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स आती ही आती हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए आई अंडरस्टैंड दैट दिस कैन हैपन विद यू एज वेल। And with this, we have finished this topic. Next we'll cover with globalization, and with that we'll finish new economic policy. अच्छा लगा आपको पता है, like, share and subscribe. Till then, take care. Thank you and bye.